बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीन सेक्शन 360, 361 और 363 के बारे में बात करेंगे। 362 इसमें ओमिट कर दिया गया है। जो 360 है वो है कि जब एविडेंस कंप्लीट हो जाए, यानी शहादत लिखी जाए गवाह की, तो वो उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, यानी जो मुल्ज़िम है उसकी मौजूदगी में या उसके प्लीडर की मौजूदगी में। 361 ये है कि जो मुल्ज़िम है वो उसको शहादत जो है वो सुनाई जाएगी, और अगर उसको समझ ना आए तो उसे कोर्ट में, ओपन कोर्ट में उसको समझाया जाएगा या उसके प्लीडर को समझा दिया जाएगा। और जो 363 है ये एविडेंस के दौरान जो गवाह है उसका रवैया कैसा था दौरान शहादत, ये इसमें सारा कुछ बयान किया जाएगा। सेक्शन 360 शुरू करने से पहले, यानी उसकी लैंग्वेज जो है उसको और उसमें फर्दर आगे क्या बयान किया गया है वो करने से पहले मैं थोड़ा सा इन दो सेक्शंस के बारे में बता दूं कि जो सेक्शन 360 है उसमें ये है कि जब 356 और 357 CRPC के तहत एविडेंस लिख ली जाती है तो उसके बाद जो गवाह है उसके बारे में है कि उसको अगर समझ ना आए। और जो 361 है वो इस बारे में है कि अगर जो मुल्ज़िम है उसको एविडेंस समझ नहीं आ रही तो उसको भी समझानी ज़रूरी है। यानी ये दो सेक्शंस के दरमियान में अगर इनको गौर से देखा जाए और इनको समझने की कोशिश की जाए तो ये दोनों फेयर ट्रायल के बारे में बेसिक सेक्शंस हैं कि फेयर ट्रायल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी ये है कि अगर हम 360 को देखते हैं तो उसमें भी ये बयान किया गया है कि जब शहादत विटनेस को पढ़ के सुनाई जाएगी, एविडेंस जो है वो गवाह को सुनाई जाएगी, तो उस वक्त मुल्ज़िम अगर हाजिर है तो उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। अगर जैसा कि हमने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बताया था कि अगर जो हर एविडेंस जो है, जिसमें हमने कहा था कि जो एविडेंस ली जाएगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड होगी, अगर उसकी हाज़िरी जो है माफ़ नहीं है तो अगर उसकी हाज़िरी माफ़ है तो उसकी प्लीडर की मौजूदगी में, यानी मुल्ज़िम या उसके प्लीडर का, एडवोकेट का मौजूद होना ज़रूरी है। और अगर 361 में चले जाएं तो उसमें यह है कि जो मुल्ज़िम है उसको एविडेंस समझ आना ज़रूरी है कि उसके बारे में क्या कहा गया है। तो ये इस चीज़ में ये है कि जो मुल्ज़िम है उसके राइट्स जो हैं उनको बड़ा मद्देनज़र रखा गया है, फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है। जब तक इन दोनों चीज़ों को देखें तो जो ये कहा जाता है फेयर ट्रायल, एक्यूज इज इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ और ब्लू आइड बॉय ऑफ लॉ, इन चीज़ों की रोशनी में ये सारी चीज़ें जो है बयान की गई हैं। और दूसरा फेयर ट्रायल जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। हम सेक्शन 360 जो है उसकी सबसे पहले लैंग्वेज देखेंगे। जब हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम उसकी लैंग्वेज देखते हैं। यानी 360 है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, यानी कौन सी एविडेंस इसमें बात हो रही है। 356 और 357 के तहत जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, जो मजिस्ट्रेट के पास है या फिर उसके बाद ASJ यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार है। आफ्टर कंप्लीशन भी है, और इसमें एक बात और भी है कि जब एक विटनेस की शहादत लिखी जाएगी तो उसके बाद भी उसको पढ़ के सुनाई जाएगी। अब इसमें कहता क्या है, इसका सबसेक्शन 1 जो है, एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन अंडर सेक्शन 356 और सेक्शन 357 इज कंप्लीटेड, it shall be read over to him in the presence of the accused if in attendance, or of his pleader if he appears by pleader
and shall if necessary be corrected. सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब किसी विटनेस की एविडेंस कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद उसको पढ़ के सुनाई जाएगी मुल्ज़िम की मौजूदगी में, अगर वो मौजूद है, और अगर उसकी हाज़िरी, उसकी अटेंडेंस जो है एग्जेम्प्टेड है, माफ़ कर दी गई है, तो फिर उसके प्लीडर की मौजूदगी में और इसकी करेक्शन की अगर ज़रूरत है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। यानी ये सबसेक्शन 1 जो है, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, बी करेक्टेड, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। यानी 360 क्या कहता है? 360 सबसेक्शन 1 जो है वो बड़ा क्लियर है कि एविडेंस कंप्लीट होने के बाद जब एक विटनेस की लिखी जा रही है एविडेंस, तो उसको पढ़ के सुनाई जाएगी उस मुल्ज़िम की मौजूदगी में या उसके प्लीडर की मौजूदगी में, और अगर ज़रूरी है तो उसकी करेक्शन की जाएगी। सबसेक्शन 1 ये बता रहा है इस बारे में। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है, इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रेड ओवर टू हिम, द मजिस्ट्रेट और द सेशन जज में इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर कोई गवाह जो है वो उसके करेक्टनेस जो है एविडेंस की उससे डिनाई करता है और वो कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है, यानी इसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने ये एविडेंस रिकॉर्ड की है या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जिसने भी ये एविडेंस लिखी है, तो बजाय इसके कि इसकी करेक्शन की जाए, वो इसकी जो है वो इसके ऊपर एक मेमोरेंडम लिखेंगे, उसकी ऑब्जेक्शन नोट करेंगे और फिर जो है जो ज़रूरी है उसके ऊपर रिमार्क्स लिख देंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी करेक्शन करें, अगर वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करता है, पहले सेक्शन में था कि अगर ज़रूरत है तो इसकी करेक्शन कर दी जाएगी। नेसेसरी समझते हैं अगर मजिस्ट्रेट साहब या सेशन जज साहब वो ये समझते हैं कि इट इज़ नेसेसरी दैट द एविडेंस शुड बी करेक्टेड, तो उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो उसका ऑब्जेक्शन जो है उसका एक मेमोरेंडम बनाएंगे और जो कुछ उसके बारे में कहा है गवाह ने उसके ऊपर वो रिमार्क्स लिख देंगे। अब जो इसका सबसेक्शन 3 है वो क्या कहता है? इफ द एविडेंस इज टेकन इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट which it has been given and the witness does not understand the language. If the evidence is taken in a language, यानी एविडेंस जो है उस ज़बान में दी गई है different from that in which it has been given, यानी जो एविडेंस is taken लिखी गई है एविडेंस in a language, यानी यहाँ पे कहा गया है कि एविडेंस लिखने वाला जो है वो किसी और ज़ुबान में लिखी जा रही है, कोर्ट में रिकॉर्ड किसी और ज़ुबान में हो रही है। इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि यहाँ पे अमूमन जो लैंग्वेज होती है कोर्ट की या कोर्ट में जो लिखी जा रही होती है वो इंग्लिश में होती है, जबकि जो गवाह आते हैं वो उर्दू, पंजाबी या इस तरह से बोलते हैं। यानी मतलब ये है इसका, इफ़ द एविडेंस इज टेकन इन अ लैंग्वेज डिफरेंट, यानी एविडेंस जो दी गई है डिफरेंट फ्रॉम दैट, किससे मुख्तलिफ है, इन विच इट हैज बीन गिवन, जिसमें ये दी गई है, एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और गवाह उस लैंग्वेज को, उस जुबान को नहीं समझता है, इन विच इट इज टेकन डाउन, जिसमें ये लिखी गई है, द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वॉज गिवन और इन द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लैंग्वेज है, जो जिस ज़ुबान में शहादत दी गई है वो उसमें लिखी नहीं गई, यानी जिस ज़ुबान में बोला गया, गवाह ने बोला, लिखने वाली ज़ुबान कोई और थी।
अब उस गवाह को, उस विटनेस को या तो उसी ज़बान में समझाई जाएगी जिसने उसने एविडेंस दी है, यानी जिसमें उसने बोला है। मसलन इंग्लिश में लिखी गई, उर्दू में उसने दी, तो उर्दू में उसको समझाया जाएगा। अगर पंजाबी में दी गई है तो पंजाबी में उसे समझाया जाएगा, या कोई भी और लैंग्वेज जिस ज़बान में उसे उस चीज़ की समझ आती है। तो 360 के ये जो 3 सबसेक्शन हैं, उनका खुलासा क्या हुआ कि शहादत जब एक गवाह की हो जाएगी, जो आगे प्रोसीड करेगी, तो उसकी गवाही के बाद वो शहादत उसको पढ़ के सुनाई जाएगी। लेकिन जब वो उसको पढ़ के सुनाई जाएगी तो उस वक्त जो मुल्ज़म है, अगर वो पर्सनली इन अटेंडेंस है, यानी असालतन हाजिर है, तो वो उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, उसके सामने पढ़ के सुनाई जाएगी। अगर उसकी हाजिरी एग्जेम्प्टेड है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुई और उसको उसकी अटेंडेंस जो है डिस्पेंस विद कर दी गई, तो उसके प्लीडर की मौजूदगी में, उसके एडवोकेट की मौजूदगी में पढ़ के सुनाई जाएगी, और अगर ज़रूरी हुआ तो उसकी दुरुस्तगी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, यानी उसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एविडेंस जब पढ़ के सुनाई गई तो मजिस्ट्रेट साहब हैं या सेशन जज साहब हैं, और उसकी जो ऑब्जेक्शन है वो उसने ऑब्जेक्शन, उसकी करेक्टनेस पे ऑब्जेक्शन आई, यानी गवाह ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब या एएसजे साहब या सेशन जज साहब उसकी करेक्टनेस जो है उसकी तरफ जाएं और उसको करेक्ट करें, बल्कि उसके ऊपर गवाह के रिमार्क्स लिखवाने के बाद, यानी गवाह ने ये कहा है, उसको क्लोज कर देंगे। इसका सब सेक्शन 3 जो था उसमें यह था कि शहादत अगर किसी ऐसी ज़ुबान में लिखी गई है जिस ज़ुबान में गवाह ने उसे दिया उसमें नहीं, यानी एविडेंस किसी और ज़ुबान में दी गई, लिखा किसी और ज़ुबान में गया, तो उसे गवाह को समझाया जाएगा। किस ज़ुबान में? जिस ज़ुबान में उसने दी, या वो ज़ुबान जो उसको समझ आती है। ये 3 सेक्शन इसके बयान किए गए। अब इसमें जो है, पहले हम 360 की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा देख लें कि लीगली इसकी नॉन कंप्लायंस अगर होती है, नॉन कंप्लायंस होती है, तो फिर उसका क्या नतीजा क्या निकलेगा, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो उसका इफेक्ट सबसे पहले हम कहते हैं कि नॉन कंप्लायंस जो है, यानी अगर मेयर नॉन कंप्लायंस है with the provisions of 360 CRPC is not sufficient for quashing conviction, यानी अगर नॉन कंप्लायंस हुई है 360 के तहत, यानी उसकी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, तो दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू सेट असाइड द कन्विक्शन। डेपोजिशन जो है, नॉट allegedly सफरिंग फ्रॉम मटीरियल इरेगुलरिटी या प्रोविजंस ऑफ 360 जो हैं उससे वो डेविएट नहीं ज़्यादा कर रही, या डेविएट हुआ है लेकिन उससे जो एक्यूज्ड है वो प्रेजुडिस नहीं हो रहा, तो इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। अगर फिर एक और जगह पे ये हेड किया गया है कि जो ओमिशन है टू फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 360 of CRPC is an irregularity, not attract the provisional part of the section 360 CRPC। अगर इसमें accused, फिर इसमें भी कहा गया कि if accused was not prejudiced, यानी अगर कोई फिर इसमें ऐसी irregularity हुई है और ये रेगुलरिटी जो है वो उसकी वजह से जो अक्यूज्ड है वो प्रेजुडिस नहीं हो रहा, तो रिविजनल पार्ट जो है वो हाई कोर्ट की इन्वोक नहीं की जा सकती। ये हमने यानी 360 और फिर उसके बारे में जो उसकी नॉन कंप्लायंस थी उसके बारे में मेन चीज़ें जो थी उसके बारे में देखा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 361। 361 में जो मेन उसकी जो लैंग्वेज है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें है क्या कि उसकी जो नॉन कंप्लायंस है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। 361 क्या कहती है? सेक्शन 361 की लैंग्वेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर। उसमें था कि पढ़ के सुनाई जाएगी, मुल्ज़म
या उसके वकील की मौजूदगी में। यहाँ पे ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर, यानी अब मुल्ज़म की बात हो रही है कि मुल्ज़म जो है उसको इंटरप्रिटेशन करके, इंटरप्रेट करके बताया जाएगा, उसकी तशरीह करके बयान की जाएगी, उसका तर्जुमा करके बताया जाएगा, यानी उसको समझाया जाएगा। किसको? अक्यूज को या के उसके प्लीडर को। Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court। पहले हम यहाँ तक देखते हैं, यानी मुल्ज़म जो है वो हाजिर है, एविडेंस रिकॉर्ड हुई और वो उस जुबान में जो है दी गई है एविडेंस कि जो कि वो नहीं समझ सकता, तो उसको ओपन कोर्ट में समझाई जाएगी इन अ लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय हिम, उस जुबान में जो कि उसको समझ आती है। यानी सब सेक्शन 1 में कि अगर वो मौजूद है तो उसको समझाई जाएगी किस जुबान में? जिस जुबान में उसको समझ आती है। रिकॉर्डिंग या उस वक्त एविडेंस उस जुबान में दी गई थी, रिकॉर्ड जिसमें भी हुई है, जिस जुबान में दी गई थी, उस वक्त मुल्ज़म को समझ नहीं आ रही थी, वो कोर्ट में मौजूद है और उसको समझाई जाएगी जिस जुबान में उसको समझ आती है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ ही अपीयर्स बाय प्लीडर, यानी अब वो खुद मौजूद नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है अटेंडेंस से, एंड द एविडेंस इज गिवन इन द लैंग्वेज ऑफ अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड नॉट अंडरस्टैंड बाय प्लीडर। यहाँ तक प्लीडर तक अगर हम रुकते हैं तो पहले उसकी बात थी, अब प्लीडर की बात है, एडवोकेट की बात है। वो प्लीडर के जरिए से पेश हो रहा है, एविडेंस दी गई है और एविडेंस जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज है, यानी जो कोर्ट की मरवजा जुबान है, जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें नहीं है और प्लीडर नहीं समझ सकता है। एंड द एविडेंस इज गिवन इन द लैंग्वेज ऑफ अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड नॉट अंडरस्टैंड बाय प्लीडर, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू सच प्लीडर इन दैट लैंग्वेज। फिर वो प्लीडर को समझाई जाएगी जो जुबान, यानी कोर्ट की जुबान में उसको समझाई जाएगी, कोर्ट की जुबान में समझाया जाएगा जो मरवजा कोर्ट की जुबान है, किसी और जुबान में दी गई थी, एडवोकेट को समझ नहीं आया। यहाँ पे मुल्ज़म के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन थी गवाह की कि गवाह सेटिस्फाइड है कि जो उसने कहा है लिखा गया, लेकिन साथ वो भी कि कोई ऐसी ऑब्जेक्शन ना आए, यानी वो भी ज़रूरी था कि मुल्ज़म या मुल्ज़म के वकील का साथ होना। यहाँ पे मुल्ज़म से, यानी मुल्ज़म को समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा? अगर काउंसल है तो उसको समझ नहीं आ रही तो उसको भी समझाया जाएगा। इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं फॉर्मल प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो कोर्ट की जवाबदीद है कि उनको भी इंटरप्रेट करें। यानी क्या कहता है? व्हेन डॉक्यूमेंट आर पुट इन फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मल प्रूफ, यानी उसके प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, इट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एज मच देयरफॉर एज अपीयर्स नेसेसरी, कि वो उनको इंटरप्रेट करे जितना के ज़रूरी है, उनको बताए। यानी ये डॉक्यूमेंट के बारे में है। अब अगर 361 के तीनों सबसेक्शन देखें तो उसमें ये मुल्ज़म के बारे में है। जैसा कि हमने पहले कहा कि मुल्ज़म की प्रोटेक्शन, मुल्ज़म के राइट को प्रोटेक्ट थ्रू आउट किया गया है प्रोसीजर में। फेयर ट्रायल की बात की गई है। फेयर ट्रायल मुल्ज़म के लिए भी है और कंप्लेनेंट के लिए भी है। पहले वाले में जो गवाह था उसको समझाना था, उसको करेक्टनेस पे अगर सवाल था तो उसको ख़त्म करना था। इसमें यह है कि अगर ऐसी ज़बान में शहादत दी जाती है, सब सेक्शन 1 कहता है, जिसे मुल्ज़म ना समझ सकता है, उसको समझ नहीं आ रही है, तो उसे ओपन कोर्ट में समझाया जाएगा। फिर प्लीडर है, अगर उस कोर्ट में मौजूद है और प्लीडर को वो एविडेंस जो है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है उसमें नहीं थी ये एविडेंस, तो फिर उसको लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में समझाया जाएगा। और लास्ट जो इसका सब सेक्शन 3 है, इसमें कागजात के बारे में बयान किया गया था। अब अगर हम ये देखें कि इसके जो
थोड़ी हम ये देख लें कि इंटरप्रिटेशन सेक्शन की इस पे जो जजमेंट्स हैं उसमें क्या इसका हेल्ड किया गया है। सबसे पहले इसमें जो बहुत ज़रूरी होता है, हम ये कहेंगे कि सेक्शन 361, जो 360 और 361 में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। एक तो हमने कहा कि एक मुल्ज़िम के बारे में और एक गवाह के बारे में, लेकिन लीगली अगर एक चीज़ और देखी जाए तो सेक्शन 360 जो है, ये सेक्शन 360 जो है ये डिस्क्रिशनरी है और 361 जो है ये मैंडेटरी है। अगर एक्यूज जो है वो डेफ एंड डम है, इसमें बयान किया गया है, तो ये 361 की जो प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी हैं, वो लाजमी इस पर लागू होंगी। अगर इनकी नॉन कंप्लायंस की जाती है तो और उससे जो मुल्ज़म है वो प्रेजुडिस हो रहा है, तो फिर इनकी प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो ये कन्विक्शन भी, स्पेशली अगर ये 302 या कैपिटल चार्ज का कोई केस है, तो दैट कन्विक्शन कैन बी सेट असाइड। अगर अक्यूज्ड प्रेजेंट है और उसको समझाया जाएगा, लेकिन अगर अक्यूज्ड नहीं प्रेजेंट और प्लीडर है तो उसको दोनों ज़ुबानों में बताया जा सकता है। इंग्लिश में भी, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है जिसको मकामी ज़ुबान हम कहते हैं, उसमें भी उसको समझाया जा सकता है। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि क्योंकि हमने डेफ एंड डम की बात की है, डेफ एंड डम जो है उसकी लैंग्वेज जो है, जब कोर्ट में एविडेंस दे रहा होता है तो उसको समझना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में एक्सपर्ट जो है उसको बुलाया जाता है, या उसकी एविडेंस को समझने के लिए उसके करीबी रिश्तेदारों में से या घर वालों में से भी कोई हो सकता है। उसमें लेकिन एक चीज़ हेल्ड की गई थी कि वो विटनेस जिसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया हो, उसको इस तरह की एविडेंस के लिए उसको एज आ यानी साइन एंड जेस्चर्स के ज़रिए से वो आगे इंटरप्रेट करके बताए, उसको नहीं बुलाया जा सकता है। यानी हमने ये 361 जो पढ़ा, इसमें शहादत ऐसी ज़ुबान में जिसको मुल्ज़म समझ सके, ओपन कोर्ट में उसको समझाया जाए, अगर उसे समझ नहीं आई प्लीडर को समझाया जाए। फिर कागजात के बारे में है कि उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। 362 जो है इसमें से ओमिट कर दिया गया है। आगे 363 है, तो 363 जो है वो गवाह के रवैया जो है ड्यूरिंग एविडेंस जो रहता है, जब वो एविडेंस देने आया था तो उसका जो पूरा उसका एविडेंस के दरमियान उसका रवैया कैसा था, वो किस तरह से रिएक्ट करता रहा है, एविडेंस देते वक्त वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था या क्या था, ये चीज़ें जो हैं अगर मजिस्ट्रेट साहब या ASJ साहब मुनासिब समझें तो वो इस रिमार्क्स को लिख सकते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनोर ऑफ विटनेस। यानी जो रिमार्क्स हैं, क्या कैफियत उसकी लिखनी है उन्होंने रिस्पेक्टिंग डिमीनोर ऑफ विटनेस, विटनेस के रवैये के बारे में। When session judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall record such remarks, if any, as he thinks material respecting the demeanor of the such witness whereas under examination। यानी जब वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब उसका एविडेंस ली जा रही थी, उसकी शहादत हो रही थी, तो दौरान शहादत उसका रवैया कैसा रहा, अगर ASJ और मजिस्ट्रेट साहब ज़रूरी समझते हैं तो वो उसके बारे में लिखेंगे। ये तीनों सेक्शन हमने पढ़े हैं, इनको देर से देखा है। अब हमने इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 364 है, उसको कल पढ़ेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।